अगर हम वैक्यूम में दो इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर 1 मीटर सेपरेशन पे अगर उनको सेट कर दें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे भी, और उनमें कुछ करंट पास करें, दोनों में इक्वल करंट हो, ये शर्त रहेगी कि दोनों में करंट हो इक्वल। तो अगर दोनों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स पर यूनिट लेंथ को पर मीटर कर देता हूँ जनरेट हो जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों में करंट जो थी वो 1 एम्पियर थी। यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसमें सबसे पहला अपना हेडिंग आता है यूनिट। यूनिट क्या है? किसी भी मेजरमेंट के लिए हम किसी फिक्स्ड वैल्यू से उस क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। तो जिस फिक्स्ड क्वांटिटी से हमने उस क्वांटिटी का कंपैरिजन किया, वो फिक्स्ड क्वांटिटी हमारी कहलाती है यूनिट। ये अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट हम लेके चलते हैं। जैसे हमें कोई लेंथ नापनी है तो हम एक लेंथ की फिक्स्ड क्वांटिटी को एक यूनिट मान लेते हैं। जैसे हम 1 मीटर को एक यूनिट मान लेते हैं और बाकी सारी लेंथ को उस 1 मीटर से ही बार बार कंपेयर करते हुए पता करते हैं कि ये यूनिट इस क्वांटिटी में कितनी बार आई, कितनी बार इससे कंपेयर की गई। उसी तरह से अगर मास हो, कोई हमें मास का मेजरमेंट करना हो, तो मास की भी एक फिक्स क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ऐसा स्टैंडर्ड जो सबको एक्सेप्टेड हो। फिर उस फिक्स क्वांटिटी से उसको कंपेयर करते हैं। जितनी बार ये फिक्स क्वांटिटी इसमें कंपैरिजन में आई, वही इसकी मेजरमेंट कहलाएगी। यानी मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी फिक्स क्वांटिटी से किसी दी गई फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना, और जितने टाइम्स कंपैरिजन हुआ दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड मेजरमेंट। मास के लिए हम जैसे केजी का इस्तेमाल करते हैं, 1 kg मास की यूनिट। उसी तरह जब टाइम का मेजरमेंट करते हैं तो या तो उसको सेकंड में पढ़ते हैं या उसको आवर्स में पढ़ते हैं। यानी ये सेकंड और आवर्स दीज आर यूनिट्स ऑफ टाइम। कोई फिक्स्ड क्वांटिटी है टाइम की और उससे हम बाकी पूरी टाइम की क्वांटिटी को कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर इस यूनिट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? ऐसी एक आर्बिट्रेरीली चोजन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कुछ सर्टेन वैल्यू हो और जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो। तो इट इज ए सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरीली मीन्स रैंडमली, किसी क्वांटिटी को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, भाई इस फिक्स क्वांटिटी को कुछ नाम दे देते हैं, ये यूनिट बन जाएगी। तो इट इज सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरीली चोजन या सेलेक्टेड एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। जब उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू बन जाएगी और उस स्टैंडर्ड वैल्यू को फिर यूनिट के नाम से जानेंगे। तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जिसकी वैल्यू सर्टेन है और जिसको हम आर्बिट्रेरीली उसको सेलेक्ट करके और एक फिक्स नाम दे दिया गया, तो दैट नेम इज कॉल्ड यूनिट। In different parts of this world, different systems of units are being used from ancient times, and still they are being used. And these systems are CGS system, FPS system, and MKS system. CGS system and FPS system, these are widely used in European countries, mainly
these are British measurement systems. In these systems, C stands for centimeter, G stands for gram, and S for second. Similarly, F stands for foot, P for pound, and S for second. यानी यूरोपियन कंट्रीज में जो मेजरमेंट सिस्टम्स ज़्यादातर यूज होते आ रहे हैं वो लेंथ को सेंटीमीटर में नापने के लिए, ग्राम को मास का मेजरमेंट करने के लिए एंड सेकंड को टाइम का मेजरमेंट करने के लिए। एक दूसरा सिस्टम वो यूज करते हैं कि लेंथ नापने के लिए फुट, मास नापने के लिए पाउंड और टाइम नापने के लिए सेकंड। ये भी मेजरमेंट सिस्टम अभी भी चल रहे हैं। ये सिस्टम है जिसमें लेंथ को हम मीटर में, M फॉर मीटर, मास को केजी में, K फॉर किलोग्राम, एंड S फॉर सेकंड। तो ये डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम्स यूज होते रहे हैं, लेकिन एक इंटरनेशनली स्टैंडर्ड सिस्टम मेजरमेंट के लिए एक्सेप्ट किया गया। इनको डिफरेंट जो मेजरिंग सिस्टम्स हैं मैं बताया अभी, उनको छोड़ के, और वो था, उस सिस्टम का नाम था SI सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। SI मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी कह देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई। इन फंडामेंटल यूनिट्स से ही बाकी सारी यूनिट्स जनरेट होंगी। तो इन दिस सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। आप नोट करेंगे तो ये कर लेंगे, जो पहले मैंने लिखा था CGS FKS, अगर उसको करना चाहें तो कर लेंगे। मैंने बोर्ड पे लिख ही दिया था, अपनी वीडियो को पॉज करते हुए उनको नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, एक टेबल के रूप में बना लेते हैं। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी लेंथ, और लेंथ की SI यूनिट जो ली गई है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वो है मीटर। सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास, इसकी यूनिट ली गई है किलोग्राम। थर्ड फंडामेंटल यूनिट है टाइम, इसकी यूनिट ली गई है सेकंड। पता ही नहीं चला कि ये वीडियो कब बंद हो गई थी, तो तब तक मैं ये लिख चुका हूँ। तो नंबर 5 पे आता है अपना टेम्परेचर। फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी यूनिट होती है हमारी केल्विन। नेक्स्ट आती है लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है हमारी कैंडेला। और 7th आती है हमारी क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसकी यूनिट होती है मोल। अब इनको एक एक करके इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कभी कभी हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, और वैसे थोड़ी बहुत जानकारी भी इनकी होनी चाहिए। तो एक बार फंडामेंटल यूनिट, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। These are the units which do not need any other unit to form them। ये ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको बनाने के लिए किसी दूसरी यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक बार छोटी छोटी डेफिनेशन इनकी देख लेते हैं कि फर्स्ट जो फंडामेंटल यूनिट थी हमारी
लेंथ, फंडामेंटल क्वांटिटी थी हमारी लेंथ, उसकी यूनिट थी मीटर, तो 1 मीटर कितना होता है, जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ने, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ने 1 मीटर कहा, वो कितनी लेंथ होती है। तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू ऐसी मान के चलते हैं जो फिर कभी चेंज ना हो, डिफरेंट कंडीशंस में वो चेंज ना हो जाए। तो हमें पता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 तो राउंड फिगर में लिया गया है, पूरा होता है ये वैल्यू। ये जो 10⁸ आई है, ये अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाता हूँ तो यहाँ से आ जाती है 3 3 6 और 2 8 ये। तो अगर मैं 2.99 समथिंग करके लगाता हूँ तब ये 10⁸ आता है, जिसको राउंड फिगर में हम 3 लिख देते हैं। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ कि लाइट वैक्यूम में 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर 3 × 10⁸ मीटर वो 1 सेकंड में ट्रेवल कर सकती है, तो 1 मीटर के लिए कितना टाइम लेगी। तो वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कभी चेंज नहीं होती। स्टैंडर्ड वैल्यू ये मानी जाती है, इसलिए 3 की जगह में इसको इस्तेमाल करते हुए और इसकी टर्म में एक वो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो इट इज़ द डिस्टेंस which light travels in 1/299,792,458 seconds। 1 सेकंड के इतने फ्रैक्शन में लाइट जितनी डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रेवल कर देगी, विच लाइट ट्रेवल्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इन वैक्यूम, और कर लीजिए ये 1 सेकंड के इतने फ्रैक्शन में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, उस डिस्टेंस को स्टैंडर्ड वैल्यू 1 मीटर माना गया है लेंथ की, और उसको लेंथ की यूनिट मान लिया गया। ये क्लियर हो गया होगा। इसको सिंबल अगर देते हैं तो m इसका सिंबल ले लेते हैं। अभी कभी जब भी आप न्यूमेरिकल किए होंगे तो मीटर पर सेकंड को m/s लिख देते हैं, तो m इसका सिंबल वही है जो लेंथ के लिए हम यूज करते हैं, लेंथ की यूनिट मीटर के लिए यूज करते हैं। सेकंड हमारी बेसिक यूनिट थी या फंडामेंटल यूनिट थी किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या बनती है फिर। इंटरनेशनली एक एलॉय होती है प्लेटिनम इरिडियम, उसकी एक बॉडी है सिलिंड्रिकल शेप में। इंटरनेशनली उस प्लेटिनम इरिडियम की उस सिलिंड्रिकल बॉडी को प्रोटोटाइप मान लिया गया है, एक नमूना मान लिया गया है, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है उसके मास को। उसका मास जितना भी है उसको 1 kg नाम दे दिया गया है और उसे स्टैंडर्ड यूनिट मास की मान ली गई है। तो इट इज़ द मास ऑफ द सिलिंड्रिकल प्रोटोटाइप ऑफ प्लेटिनम इरिडियम। जो एक एलॉय होता है। इंटरनेशनली प्लेटिनम इरिडियम का जो एक सिलिंड्रिकल शेप की बॉडी है उसके मास को 1 kg मान लिया गया है और फिर इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। थर्ड आता है अपना 1 सेकेंड। टाइम की यूनिट थी सेकेंड, इसका सिंबल रहेगा s। इसकी डेफिनेशन है कि सीजियम 133 एक एटम होता है। ये एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में
एक फिक्स क्वांटिटी है, इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस की काफ़ी बड़ी संख्या है, वो उतने ऑसिलेशन जितने टाइम में करता है उस टाइम को नाम दिया गया है 1 सेकेंड। तो सीजियम 133 एटम कंप्लीट्स, वो नंबर है, काफ़ी बड़ी नंबर है, ये नंबर है वो 9192631770 ऑसिलेशंस in a fixed time which is called 1 second। तो सीजियम 133 का एटम जितने टाइम में इतने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। और कंडीशन ये है कि ये सीजियम का एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है उस टाइम। सीजियम एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में अपने इतने ऑसिलेशंस पूरे करने में जितना टाइम लेगा उस टाइम को नाम दिया गया 1 सेकेंड। फोर्थ नंबर पे था अपना इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट थी अपनी एम्पियर। इसका सिंबल रहेगा कैपिटल ए। ये डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है। इसमें क्या होता है पहले समझ लीजिए। अगर हम वैक्यूम में दो इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर 1 मीटर सेपरेशन पे अगर उनको सेट कर दें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे भी, और उनमें कुछ करंट पास करें, दोनों में इक्वल करंट हो, ये शर्त रहेगी कि दोनों में करंट हो इक्वल। तो अगर दोनों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स पर यूनिट लेंथ को पर मीटर कर देता हूं, जनरेट हो जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों में करंट जो थी वो 1 एम्पियर थी। क्या क्या कंडीशन रही? पहली बात कि वैक्यूम में होने चाहिए। दूसरी बात, करंट इक्वल होनी चाहिए। तीसरी शर्त कि उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर होना चाहिए। इन 3 कंडीशंस पे अगर दोनों कंडक्टर के बीच पर यूनिट लेंथ पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाता है इनके बीच, अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का, तो हम कहेंगे कि इनके बीच जो इन कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो हो रही थी दैट वाज 1 एम्पियर। ये पहली शर्त थी कि दोनों करंट बराबर होनी चाहिए, बराबर हैं तो वे 1 एम्पियर की होंगी। तो ये डेफिनेशन हम यहाँ बना के लिख देंगे। तो ये आप रफ साइड में नोट कर लीजिए, राइट साइड में मार्जिन करके, और इन बातों को वहाँ नोट कर लेंगे। और मैं इधर डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो इफ़ इन वैक्यूम 2 कंडक्टर्स, थिन कंडक्टर्स, बहुत बारीक कंडक्टर्स होने चाहिए, यानी उनका डायमीटर बहुत कम होना चाहिए। इफ़ इन वैक्यूम 2 थिन कंडक्टर्स are erected at 1 meter separation and equal currents flow in them, then if 2 ×
10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स is experienced by them, then the current in each conductor is 1 एम्पियर। एक बार ये बातें याद रह जाएं कि कंडीशन क्या क्या हैं, बस उनको अपने वर्ड्स में लिखना है, इसको ऐसे रटने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो 1 एम्पियर वो करंट होती है जो वैक्यूम में 1 मीटर सेपरेशन पे दो बहुत ही थिन कंडक्टर्स में अगर फ्लो कर दी जाए तो उन कंडक्टर्स में पर यूनिट लेंथ पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, वो आगे बात आ जाएगी, आगे पढ़ाई में आएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो रिपल्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी आती थी अपनी टेम्परेचर। ये आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं। अपने नोट्स बनाते रहेंगे, साथ साथ वीडियो को पॉज करते रहेंगे, और या अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोट करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वांटिटी अपनी आई नंबर 5, केल्विन। तो 1 केल्विन टेम्परेचर कितना होता है? वाटर का एक टेम्परेचर होता है जिसको बोला जाता है उसका ट्रिपल पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर होता है वो जिस पे वाटर सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है, और वेपर स्टेट में भी होता है। तीनों स्टेट एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। उस टेम्परेचर को बोला गया है ट्रिपल पॉइंट। उस टेम्परेचर के 1/273.16 फ्रैक्शन को, उसके इतने भाग को कहा गया 1 केल्विन। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं अब। तो इट इज द 1/273.16 फ्रैक्शन of the thermodynamic temperature at the triple point of water। चलिए एक केल्विन की डेफिनेशन बताते बताते कितनी बातें आ गई। वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, उसके कौन से पार्ट को हम 1 केल्विन बोलते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक याद रखने का, जो आगे थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे 11वीं क्लास में तो उसमें भी काम आने वाला है। नेक्स्ट अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी थी लुमिनस इंटेंसिटी, और जिसकी यूनिट होती थी कैंडिला। तो 1 कैंडिला क्या होता है? मेनली अगर ज़्यादातर पूछी जाती हैं तो केल्विन तक मैक्सिमम पूछ ली जाती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी के लिए मैं इसको बता देता हूँ। अगर कोई लुमिनस बॉडी, यानी जो अपने टेम्परेचर से लाइट एमिट कर रही हो या कोई रेडिएशन एमिट कर रही हो, ऐसा नहीं है कि जब उस पर लाइट पड़े और वो चमके, तब की बात नहीं है, उसकी अपनी लाइट होनी चाहिए, अपना रेडिएशन होना चाहिए। अगर इसमें भी 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, इस बॉडी से अपने टेम्परेचर के कारण जो रेडिएशन निकल रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 5.4 × 10⁻14 हर्ज। जिस तरह से 1 एम्पियर में काफ़ी कंडीशंस थी, यहाँ पे इस रेडिएंट बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, और वो 1 वाट का 1/683 वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। जूल का मतलब एनर्जी पर सेकंड। अगर वो 1 जूल पर सेकंड एनर्जी एमिट करता तो उस एनर्जी का 1/683 पार्ट
1 वाट का इतने पार्ट 1 सेकंड में, पर सेकंड और पर यूनिट सॉलिड एंगल, या पर स्टेरेडियन बोल देता हूं। ये कुछ कंडीशंस हैं। ऐसी बॉडी जिससे 5.4 10⁻14 हर्ट्ज का रेडिएशन निकलता हो, जो पर सेकंड 1 वाट का 1/683 पार्ट पर सेकंड पर यूनिट सॉलिड एंगल में यानी पर स्टेरेडियन में एमिट करता हो, तो उसकी लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है 1 कैंडिला। तो इस बात को मैं यहाँ पे, ये सारी बातें लिख दी, इनको बस यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में लिख देता हूँ। तो लुमिनस इंटेंसिटी of a body is said to be 1 candela when it emits a radiation of 5.4 10⁻14 hertz at radiant intensity 1/683 watt per second per unit स्टेरेडियन इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन और कर लेंगे। मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन की बात करता हूँ, तो यूनिट सॉलिड एंगल में जितना रेडिएशन निकाल रहा है वो शर्त ये है कि वो इस फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए और 1 वाट का इतने पार्ट उसका होना चाहिए। तो ये हो जाती है, इसको बोलते हैं फिर 1 कैंडिला। लास्ट बचता है हमारा 1 मोल। आप अपना नोट्स बनाते रहेंगे वीडियो को पॉज करके या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके। जो नोट्स बनाने हैं वो मैं बोर्ड पे लिख ही रहा हूँ। बाकी अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो जो मैं बोल पा रहा हूँ और बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा तो आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो लास्ट आती है 1 मोल, नंबर 7। वन मोल एक फिक्स्ड नंबर होती है। जिस तरह से अगर कोई क्वांटिटी नंबर में 12 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अक्सर हम केले लाते हैं इस नंबर में, तो इसको हम बोलते हैं डोजन्स, हिंदी में दर्जन कह देते हैं। उसी तरह से अगर 2 होता है तो उसको पेयर बोल देते हैं। तो उसी तरह से एक फिक्स्ड नंबर है जिसको बोलते हैं 1 मोल, और वो नंबर है 6.023 10⁻23। इतने नंबर जिस भी ऑब्जेक्ट के होंगे हम कह देंगे उस ऑब्जेक्ट की ये 1 मोल क्वांटिटी है। अगर आदमियों की संख्या है इतनी तो 1 मोल आदमी कह सकते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स हैं तो उनको 1 मोल हम बॉल कह सकते हैं। यानी इतने नंबर इज कॉल्ड 1 मोल। अब ये और इसको डेफिनेशन जो बनती है वो कहाँ से बनी उस पर देखते हैं एक बार। एक हमारा एटम है कार्बन 12, ऐसा कार्बन जिसका मास नंबर 12 हो। पूरा इसका जो आप लिखते होंगे तो ऐसे लिखते होंगे 6C12 उसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। तो इस कार्बन के मास नंबर की वैल्यू है 12। इसका मतलब ये है कि कार्बन का
एटॉमिक वेट है 12 ग्राम, और ये 12 ग्राम 1 मोल कार्बन एटम्स का होता है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में कार्बन के एटम्स को अगर हम उनका मास कैलकुलेट करें तो वो आता है 12 ग्राम। तो डेफिनेशन इसकी इस तरह से फिर लिखेंगे, वन मोल ऑफ ए क्वांटिटी, नहीं, 1 मोल इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वन मोल, क्या लिखा गया, 1 मोल इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स whose total mass comes out to be 12 grams. कार्बन एटम्स को मैं C12 कर देता हूँ। कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, C12, C14, तो C12 की बात हो रही है। 1 मोल इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम्स भी C12 वाले, हुज टोटल मास कम्स आउट टू बी 12 ग्राम्स। तो कार्बन एटम्स की उन संख्या को हम बोलते हैं 1 मोल। नेक्स्ट आता है अपना सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इन फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से उनको इंक्लूड करते हैं, वो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, और उनमें एक है प्लेन एंगल। जब कोई कर्व्ड शेप किसी प्लेन में, जैसे कोई लाइन हो, वो जिसको सेंटर मान के ये कर्व खींचा गया था, उसके सेंटर पे जो एंगल बनाए, अगर उस कर्व की आर्क लेंथ हमारी s हुई और उस कर्व की रेडियस r हुई, तो ये हमारा प्लेन एंगल हो जाता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इट इज़ द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क टू इट्स रेडियस in a plane. In the diagram, plane angle theta equal to s upon r, यानी arc length, s is arc length and r is radius। वैसे अगर इसकी यूनिट देखी जाए, दोनों लेंथ ही हैं, और लेंथ की यूनिट होती है अपनी मीटर, तो ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कर सकता है, लेकिन फिर भी इसको एक स्पेशल यूनिट दी गई है, और जिसका नाम था रेडियन। चलो इसको अलग से लिख देता हूँ, प्लेन एंगल एंड यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, और ये है वो सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ। एक तो होती है हमारी रेडियन, जो प्लेन एंगल की यूनिट आई, और दूसरी आने वाली है अभी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होती है, एक दूसरा एंगल होता है हमारा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल बता देता हूँ अभी। तो ये है अपना सॉलिड एंगल। किसी
स्फेरिकल बॉडी के किसी पार्ट के द्वारा उस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पे डिफरेंट पार्ट से अगर हम जोड़ें सेंटर को, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं वहाँ का सॉलिड एंगल। स्फेरिकल बॉडी जैसे हम फुटबॉल मान लें या कोई छाता मान लें, तो उसकी जो सरफेस है, बाउंड्री, मान लीजिए मैं छाता बनाने की कोशिश करूं तो इस तरह से, और इसके स्पोक्स को मैं जहां इसका सेंटर है वहां पे मिला दूं, या कोई पैराशूट आप समझ लें, तो इन स्ट्रिंग्स के बीच जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम सिंबल दे देते हैं ओमेगा, और भी सिंबल दे सकते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ बुक्स में ओमेगा यूज कर रखा है। तो इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस एरिया एट ए पॉइंट जरूरी नहीं है स्फेरिकल शेप में हो, वो इस शेप में भी हो सकती है कि इस तरह से कोई बॉडी हुई और इस पॉइंट पे हम इसको मिला दें और ये एंगल इनके बीच बन जाए। तो किसी भी शेप हो सकती है, उसका एरिया के द्वारा एंगल बनना चाहिए। अब ये कर्व सरफेस में हो जाएगी तो कोई जो भी होगी इसकी कर्व सरफेस की रेडियस बन जाएगी। तो आगे लिख देते हैं, देयरफॉर सॉलिड एंगल, अच्छा इसकी यूनिट लिख देते हैं, एट ए पॉइंट एंड it is given by the ratio of the area, पूरी सरफेस है तो ए लेंगे, और सरफेस एरिया का कुछ पार्ट है तो डेल्टा ए, एरिया टू द स्क्वायर of its distance from that point। स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर r हुई तो उसका स्क्वायर। तो देयरफॉर सॉलिड एंगल ओमेगा को हम कह सकते हैं कि एरिया और उसकी जो डिस्टेंस बनती है उस पॉइंट से उसके स्क्वायर का रेशो। यहाँ भी एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है इसकी यूनिट मीटर है, तो इसका स्क्वायर होने के कारण ये भी मीटर स्क्वायर, यूनिट इसकी भी नहीं बनती, लेकिन फिर भी इसकी यूनिट को नाम दिया गया है स्टेरेडियन। अगर 1 स्टेरेडियन की पूछ ली जाए, इससे पहली डेफिनेशन में 1 रेडियन भी पूछ सकता था, तो अगर इन दोनों की वैल्यू हम 1 रख दें, यानी सरफेस एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी डिस्टेंस भी उस पॉइंट से 1 मीटर हो, तो हमारा एंगल कहलाएगा 1 स्टेरेडियन। अगर ये पूरा स्फेरिकल सरफेस को हम कंसीडर करें, ये तो उसका एक पार्ट था, उस पार्ट का जो सॉलिड एंगल बना वो हमारा डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर हुआ। अगर ये पूरी सरफेस का एरिया में ले लेता तो ये पूरी क्लोज्ड सरफेस अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाती, उसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो इस पूरी स्फेरिकल बॉडी का एरिया की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, जो होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आगे एक लाइन में मैं लिख के बता देता हूँ, इसको नोट डाल के लिख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। थोड़ी गर्मी हो रही है, बार बार पसीना परेशान कर रहा है। चलिए, होता है। तो नोट डाल के लिखते हैं इसको, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड
by a closed sphere at its center must be ओमेगा इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन उसकी रेडियस का स्क्वायर, और अगर उसकी रेडियस आर है तो उसका एरिया जो हो जाता है 4πr²। ये जानते होंगे आप ज़रूर कि स्फीयर का एरिया 4πr² होता है अगर आर उसकी रेडियस है तो ये आ गया अपना 4π स्टेरेडियन। तो इस तरह से हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स यहाँ तक कंप्लीट हुई। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।